जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में जो बहुत ही दिलचस्प मामला चल रहा है मौलाना फजलुर रहमान के बयान का, उसके हवाले से जो सूरत हाल है कि एक तरफ ये दावा किया जा रहा है मीडिया के एक सेक्शन की तरफ से कि उन्होंने यू टर्न ले लिया अपने बयान पे। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बयान बदल लिया है। मौलाना इंटरव्यू दिए चले जा रहे हैं। आज के मौजू में पूरे व्लॉग में मैं इसी एक इशू में बात करूंगा, क्योंकि मुझे जब ये वाकयात हो रहे थे तो उस वक्त कुछ फर्स्ट हैंड नॉलेज भी था जो मैं वक्त के साथ साथ शेयर भी करता रहा हूं। लेकिन अभी शायद कंफ्यूजन पैदा करने की एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है, एक कोशिश है, थोड़ा सा मीडिया का बाजू मरोड़ने की भी एक कोशिश नजर आ रही है। तो मौजू एक ही है आज का, लेकिन तीन मुख्तलिफ पहलुओं को मैं आपके सामने रखूंगा कि मौलाना ने कहा क्या और क्या उनके बयान में कोई तब्दीली आई, नंबर वन। नंबर टू, दर हकीकत हुआ क्या था। एक क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ इवेंट्स मैं आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि 26 मार्च 2022 की मुजवजा मीटिंग की असल हकीकत क्या है, सच क्या है उसके हवाले से। उसमें भी कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। मुझे यकीन है कि मेरे इस व्लॉग के इख्तिताम पे आपको जो भी मामलात हुए ना सिर्फ उनकी समझ आएगी, बकायदा शवाहिद की रोशनी में एक तरतीब का पता लगेगा, बल्कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें कौन खिलाड़ी क्या क्या कर रहा है और मीडिया इस सारे मामले को कंफ्यूजन क्रिएट करने के तरफ क्यों लेके जा रहा है, उनके मकासद क्या है। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि मीडिया में देखें, एक चीज बड़ी सादा सी होती है नाज़रीन, के इंसान एक असूल अपना ले कि मैंने अगर रिपोर्टिंग करनी है तो मैंने सच के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, मैंने साइड्स नहीं लेनी है। हाँ, साइड्स बाद औक़ात लेनी पड़ती हैं आपको। आप समझते हैं कि एक मामले में दो फरीक हैं और आप समझते हैं कि इस हवाले से ये वाली साइड दुरुस्त कह रही है कि अगर एक हुकूमत की और फौज की लड़ाई हो रही है और फौज हुकूमत को पलटना चाह रही है, कुछ केसेस उसके खिलाफ बना रही है और आप समझते हैं कि सारे के सारे केसेस गलत हैं और फौज जो कर रही है गलत कर रही है, तो आप चाहे जितने इंडिपेंडेंट सहाफी हों, आपको फैक्ट्स भी रिपोर्ट करने होते हैं और आप कहते हैं कि आप समझते हैं कि आइन के तहत ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। अगर आप सच का दामन पकड़ लें तो आपको कभी भी हजमियत नहीं उठानी पड़ती, आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। आप एक असूल के तहत चलें कि जो गलत है उसको हमेशा गलत कहें, आपको कभी झूठा साबित आप नहीं होते। कैसी गंदी जिंदगी होती है आपकी जब आप ये कर रहे हो कि आपने जो कहा हो किसी वक्त, अगले वक्त में, नए दौर में, अगले चंद माह के बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट का ताजा तरीन बयानिया बेचने के लिए जो बातें कहनी पड़े वो आपकी माजी में खुद से कही हुई बातों के खिलाफ हो। तो जो लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनको पता लग रहा होता है कि देखें कि पहले इन्होंने खुद कहा था कि ये जो हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, अब कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान झूठ बोल रहे हैं। तो वही लोग जिन्होंने बड़ी अंदर की खबरें निकाल निकाल के आपके सामने जो है वो बड़ी मतलब है कि ठाठ बाट से बताया अपनी तहरीरों के अंदर, और ये वो कि जी ये तो जो है ना हमारे जो जराए हैं वो बताते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे है। अगरचे इमरान खान को एक आईनी तरीके से निकाला जा रहा है या ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। अब एस्टेब्लिशमेंट पता नहीं ये मासी मुसीबते को कहते हैं, किसको कहते हैं, किस माई का नाम है, सबको पता है। पाकिस्तान में जो ऑडियंस है, चाहे वो रीडर्स हों अखबार के, चाहे वीडियोज देखने वाले व्यूअर्स हों, चाहे टेलीविजन देखने वाले लोग हों, चाहे डिजिटल मीडिया के सारे पीन हों, इस मुल्क में अब सब लोग समझते हैं। अगर आपको 8 फरवरी 2024 के नताइज के बाद भी ये समझ नहीं आई मीडिया में काम करने वाले लोगों को कि मेरे वतन के लोगों को ये पता है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है और एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही होती है, तो अफसोस है आपकी जहानत और सोच के ऊपर, और अफसोस इस बात के ऊपर कि आप लोगों ने खुद कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट पीछे। आज आप कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान झूठ बोल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तो एक फिक्रा कहा है कि जनरल बाजवा के कहने पे
ये सारा कुछ किया गया था, जनरल बाजवा ने कहा था तरीके अदम पेश करें, तो आपका एस्टेब्लिशमेंट से मुराद क्या था उस वक्त जब आप कह रहे थे पीछे एस्टेब्लिशमेंट? यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कोई जनरल था एक आधा, या लेफ्टिनेंट कर्नल था, या कोई सूबेदार था वो ये काम कर रहा था, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईएसआई कर रही थी उस वक्त की, आप उसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं? ऐसी बात नहीं होती है। मेरे बहुत से जानने वाले देखने वाले इस बात को समझते हैं, लेकिन मैं वजाहत के लिए अर्ज किए देता हूं, बेशक आईएसआई जितनी भी ताकतवर हो, जितनी भी चाबक हो, जितनी भी तेज तरार हो, बहरहाल आर्मी चीफ की नोक के नीचे, मुट्ठी के अंदर होती है। और असल एस्टेब्लिशमेंट एक शख्स पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के निजाम की बात कर रहा हूं, आर्मी चीफ ही होता है। बहुत कम ऐसे एक दो वाकयात हैं पाकिस्तान की तारीख में जब जो इंटेलिजेंस है, जो आईएसआई है, उसने एक डिफरेंट प्ले किया। अदरवाइज मुकम्मल तौर पे कंट्रोल होता है आर्मी चीफ का, जीएचक्यू का आप कह लें कि उसके ऊपर, और खुसूसन सियासी मामलात के हवाले से तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। फौरी तौर पर वो तब्दीली लेके आ जाते हैं आईएसआई में अगर कोई ऐसी चीज़ हो। ये वैसे ही एक बैकग्राउंडर मैंने आपके सामने करना था। चंद चेहरे जो हैं, मुझे बाज़-औक़ात ये बात करना ज़रूरी लगता है, हंसता हूँ मैं तो, मुझे मादी की सारी चीज़ों का पता होता है कि इन लोगों ने क्या क्या कहा हुआ है, और जब वो लोग झूठ बोलते हैं तो फिर अफसोस होता है, और फिर इस चीज़ को आपके सामने रखना ज़रूरी। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा क्या था। लंबे उनके इंटरव्यू की तफसील में नहीं जाते, एग्जैक्ट फिक्रे पे आ जाते हैं। उन्होंने नदीम मलिक को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये जितने ये लोग बातें कर रहे हैं, इनको इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद लाने के लिए जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने कहा था। अब जब वो कह रहे हैं, अगर आप वो इंटरव्यू देखें तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि वो एक फ्लो में बात कर रहे हैं। मुझे एक वाकया याद आता है, मैं वो वाकया बता के दोबारा इधर आता हूं। जब उस्मान बुज़दार नए नए वजीर आला बने ना, तो मेरे शहर बहावलपुर के एमपीए हैं, मतलब शायद एमएनए का इलेक्शन भी इस बार लड़ा उन्होंने, एमपीए रहे काफी मरतबा, समीउल्लाह चौधरी नाम है उनका। और हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त, वो पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नवाज के प्लेटफॉर्म से उन्होंने एमपीए का इलेक्शन वगैरह लड़ा, तो खैर वो पीटीए वगैरह में आ गए। तो उस्मान बुज़दार को लेके वो जनूबी पंजाब के किसी गांव देहात में किसी खेत तक गए, तो खेत में काम करने वाले किसान को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये जो उस्मान बुज़दार मेरे साथ खड़ा है, ये पंजाब का वज़ीर आला है। तो उसको समझ नहीं आई, उस बंदे को समझ नहीं आई कि ये क्या कहना चाह रहा है, वज़ीर आला क्या बला होती है। तो उसने कहा कि ए पंजाब दा, ए पंजाब दे शहबाज शरीफ हैं। तो उसको समझ आ गई। तो मतलब भाई पंजाब के बड़े हैं, और शहबाज शरीफ इसलिए कि मुसलसल वज़ीर आला चले आ रहे थे 2008 से ऑनवर्ड, तकरीबन 10 साल का उनका दौर था, उससे पहले भी वज़ीर आला रह चुके थे, तो वो एक सिंबॉलिक उनकी वो थी। तो मौलाना एक रवानी में ये बात कह गए कि जनरल कमर जावेद बाजवा और ये मौजूद थे, जनरल फैज हमीद। अब वो फैज हमीद डीजीआईएसआई ऑब्वियसली कहना चाह रहे थे, ये सबको पता, जिन लोगों ने भी बात देखी, गौर से सुनी, उनको समझ आ रहा था मौलाना क्या कहना चाह रहे हैं। अब अगले दिन मौलाना के ऊपर ऐसा एक प्रेशर आया, और क्या क्या कालम निगारी और फतवे, और मतलब आप समझ लें फिर गालियां, फिर वही लोग जिनके साथ वो बैठते रहे, उन्होंने क्या क्या चले हुए कारतूस और पता नहीं क्या क्या कह दिया। नून लीग, मौलाना मोहतरम राना सनाउल्लाह कि जी अपने करतूत नहीं देखते, और ये तो मतलब है कि जो एग्जैक्ट वर्ड से राना सनाउल्लाह के वो ये थे कि जाती मफादात की सियासत होगी, तो फिर ये सबको पता है क्या नतीजा आना था इनका। मौलाना फजलुर रहमान की जमात के बारे में ये कहा। तो ये सारा कुछ नाजरीन, ये हमले जो स्टार्ट हुए, तो खैर मौलाना ने अपना काम जारी रखा। तो गरीदा फारूकी हमारी एंकर पर्सन है, जब वो इंटरव्यू करने की, मैं उनका सारा इंटरव्यू देखा, क्योंकि बहुत इबाम फैल गया। जो अनसेंसर्ड इंटरव्यू है वो भी मौजूद है उनके ट्विटर हैंडल पे, मैंने देखा, अभी भी देखा, थोड़ी देर पहले मौजूद है। और जो टीवी का ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर भी मौजूद है। शायद जो टीवी पे चला उसमें कुछ सेंसर किया गया, लेकिन ओवरऑल वो सारा का सारा हिस्सा जो है वो मौजूद है। और उसमें बड़ा क्लियरली मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि सिर्फ फैज हमीद की हद तक मैं आपको बताता हूं कि वो मेरे मुंह से नाम निकल गया था, सिर्फ इतनी तरमीम की उन्होंने। और वो उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि उनके बाद वाले, यानी कि जनरल नदीम अंजम वहां मौजूद थे, यानी कि डीजीआईएसआई कहना चाह रहे थे ना, कि आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई।
अभी मैंने आपको माजी का एक क्रोनोलॉजिकल लिस्ट बतानी है, कौन कौन से इवेंट्स कैसे कैसे हुए, कैसे कैसे पता लगता रहा हम लोगों को, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन अभी जो मौलाना ने कहा, सिर्फ वो बात मैं क्लियर कर लूं आपके सामने कि मौलाना ने बहुत ही वजाहत से कहा कि मैं सिर्फ फैज हमीद की हद तक, और फिर उन्होंने बताया कि ये वाला, बार बार पूछा गरीदा फरूकी ने कि ये वाली बहुत खतरनाक बात आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें गरीदा फरूकी साहबा ने कही, तो उन्होंने बिल्कुल वो अपनी बात के ऊपर कायम रहे। लेकिन इसके बाद मैंने देखा कि मोहतरम शाहदेब खानदार साहब ने भी प्रोग्राम किया, तो उन्होंने भी हेडलाइन ये लगाई कि यू टर्न ले लिया है मौलाना ने, और उनके इंटरव्यू के बाकी हिस्सों को चला के उन्होंने दिखाया कि बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि उस मुजव्वजा मीटिंग में आर्मी चीफ ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लेने को कहा था। तो वो उस पूरी बात को कंफ्यूज कर रहे हैं कि मौलाना ने वो वाली बात कही नहीं। हालांकि मौलाना इंटरव्यू के दौरान, मुझे नहीं पता, अब हो सकता है कल को मौलाना फिर अपनी बात किसी भी प्रेशर की वजह से वो मुख्तलिफ बात कर दें, लेकिन आज के दिन तक मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं रिसर्च करने में वो देख सकते हैं मौलाना का पूरा इंटरव्यू। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि मैं सिर्फ फैज हमीद का नाम मेरे मुंह से निकल गया, बल्कि उनके तर्जुमान ने बाद में, जब मुस्लिम लीग नवाज के लोगों ने कहा कि ये चीज ऐसे नहीं हुई, कोई मलक अहमद साहब हैं, बड़े काबिल एहतराम सियासतदान है, उन्होंने कहा कि जी उनका बड़ा क्लोज तल्लुक है, काबिल एहतराम इसलिए भी है कि जनरल बाजवा साहब से, साबिक़ आर्मी चीफ से बड़ा क्लोज तल्लुक था। तो साहब ऐसे तमाम सियासतदान जिनका क्लोज तल्लुक, उन्हें काबिल एहतराम जरूर कहना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो नए सहाफ़त में आ रहे होते हैं दोस्त, उनको ज़रूर सीखनी चाहिए कि किसको काबिल एहतराम ज़रूर कहना है। तो वो मलक अहमद साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके फौरन बाद हाफिज हमदुल्ला साहब ने उसका जवाब दिया कि या बड़े मियाँ आके बात करें या छोटे मियाँ बात करें, ये लोग बात ना करें। तो उसका साफ मतलब था कि मैंने जो बात की है मैं उसके ऊपर कायम हूं, लेकिन इसके बावजूद मीडिया ने उसको बड़ा प्ले करने की कोशिश की और कहा जी उस मीटिंग में तो ये बात नहीं हुई थी, और ये वाली बात जो है कि उन्होंने वापस लेने का कहा था, ये तो जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कही हुई है, ये तो खालिद मकबूल सिद्दीकी भी आज कह रहे हैं, तो ये तो सबको पता थी, और ये और वो। तो नाज़रीन, ये सारा कुछ है क्या? मैंने पहला पहलू आपके सामने पेश कर दिया कि मौलाना ने कहा क्या था, और मौलाना उस बात पे कायम है या नहीं। बिल्कुल कायम है। आज के दिन तक उन्होंने कोई बयान ना तब्दील किया ना वापस लिया। उन्होंने वजाहत की कि मेरे मुंह से निकल गया, वो कहना DGISI कह रहे थे और DGISI कहा और मौजूदा के बारे में कहा, तो इसीलिए सेंसरशिप भी हुई। गलत सही की बात आप छोड़ दें, वो बाद में डिस्कस करते हैं। फतवे देने वाले जो मामलात हैं उसके बाद में आते हैं, लेकिन मौलाना ने क्या कहा, खबर की क्या बात है, रिपोर्टर के तौर पे मुझे रिपोर्ट आपको क्या करके बताना है, सच क्या है, हकीकत क्या है, वो ये है कि मौलाना ने उसी बयान के ऊपर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की है, कोई चेंज नहीं की है, वो अपने बयान के ऊपर कायम है। सिर्फ उन्होंने कहा कि फैज हमीद का नाम उनके मुंह से निकल गया था, वो DGISI कहना चाह रहे थे, यानी कि ये तब्दीली भी उस तरह से नहीं कह सकते आप इसको, वो अपने बयान पे उसी पूरी शदोमत के साथ कायम है। पहली बात, हकीकत सच यही होता है। 1 मिनट के अंदर आप रिपोर्ट कर दें सच क्या हो गया, तब सर आप जो मर्जी करें। झूठ क्यों बोलते हैं लोग, मुझे इस बात से बड़ी वो होती है। खैर आगे चलते हैं नाज़रीन, हुआ क्या था, क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ इवेंट्स क्या है, इख्तिसार के साथ बयान करूंगा। चंद बातें मैं पहले भी आपके सामने रखता रहा हूं। देखें, PTI वालों को एक नुक्ता ऐसा होता है कि उसके ऊपर हमेशा एतराज होता है, लेकिन एक सच है कि 2018 के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट और PTI एक दूसरे के करीब थे, और एस्टेब्लिशमेंट ने PTI को बहुत सपोर्ट किया, ये एक हकीकत है। सेम पेज था उस वक्त, एक चीफ जस्टिस भी थे जो साकब निसार नाम था उनका। ये आर्मी चीफ हों या प्राइम मिनिस्टर हों या चीफ जस्टिस हों, ये सेम पेज बड़ा मशहूर था, और ये बात सच है। बाद में इमरान खान की ख्वाहिश पे जब जनरल फैद हमीद DGISI बने तो एक और साहब का इजाफा हो गया। ये सब लोग सेम पेज पे थे। ये बात है 2019 की भी और 20 की भी। 2019 जून में जनरल फैद हमीद को जो है वो DGISI लगाया गया था। अब मैं आपको बताऊं कि ये वाले मामलात बदलना 2020 के एंड में शुरू हो गए थे। बदलने से मुराद ये है, और ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बाद हमारे PTI के दोस्त चीजों को मिसकैलकुलेट करते हैं, गलत समझते हैं। जो उनको अपेरेंट नजर आ रहा होता है, फेस वैल्यू के ऊपर जाते हैं। जब तब्दील होने की बात हो रही है तो एस्टेब्लिशमेंट तब्दील हो रही है, तो आर्मी चीफ तब्दील हो रहा है, DGISI भी उसके साथ अपना जहन तब्दील कर रहा है। इनको जो एक रियलाइजेशन जो स्ट्रक हुई ना कि ये चीज उनके मुताबिक, उनके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि ये चीज गलत चल रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, और ये चीज इन्होंने साफ जाहिर है कि 2020 के आखिर में
इस चीज को रियलाइज करना शुरू किया और 2021 में बकायदा काम शुरू कर दिया। यहां तक काम शुरू कर दिया कि जनरल फैज हमीद ने 2021 के अंदर बकायदा ना सिर्फ सियासतदानों से राब्ते शुरू किए, मैं आपको बता सकता हूं, अखबार पाकिस्तान का बड़ा मशहूर अखबार रोजनामा जंग और दी न्यूज में खबर शाया हुई है कि जब ये इनके फैमिली मेंबर जो शरीफ फैमिली के लोगों से जनरल फैज हमीद के राब्ते हुए, सारा इनिशिएटिव उन्होंने करवाया ना, ये अंदर थे, जेल में थे, डील की बात हुई, बाहर भेज देने की बात हुई, सारी डील तय हुई, सारा फैज हमीद से तय हुआ। फैज हमीद सब खुद बताते हैं ये बात कोई और नहीं बता रहा, फैज हमीद सब खुद बताते हैं कि उन्होंने खुद किया ये सारा। जेल के अंदर से निकालना और बाहर भेजने वाले सारे मामलात में इमरान खान ये नहीं चाहते थे, तो ये सारा कुछ फैज हमीद का उस वक्त से कर रहे थे। वो अपने ताल्लुकात सिर्फ सियासतदानों से बेहतर नहीं कर रहे थे, वो उन तमाम सहाफियों से भी जो किसी भी हवाले से इमरान खान के नाकिद थे, या जो आप कह लें कि जिन्होंने पनामा पेपर्स के हवाले से या उसके बाद शरीफ फैमिली को किसी तरह से सपोर्ट किया था। सपोर्ट से मुराद यही कि पनामा पेपर के जरिए जो हटाए जाने का अमल था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, उसको गलत कहा था, उसको गलत डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साबित किया था कि जो प्रोसीडिंग है वो गलत है। उन तमाम सहाफियों से जो जनरल फैज हमीद ने राब्ते की कोशिश की, तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, जनरल बाजवा के जहन में तब्दीली आई, लेकिन उनका मकसद उस वक्त जो था वो किसी भी तरीके से साफ ज़ाहिर है कि एक्सटेंशन उनको मिल चुकी हुई थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, और वो किसी भी तरीके से जो है वो इस पूरे निज़ाम को इस तरीके से करना चाहते थे कि उनके मामलात बेहतर हो जाएं दूसरी साइड पे। तो ये काम 2020 के आखिर में शुरू हुआ, 2021 में मुसलसल जारी रहा, लेकिन इमरान खान को बहुत आखिरी महीनों में जाके पता लगा। जनरल फैज हमीद तकरीबन तमाम दूसरे कैंप के सहाफियों से, जैसे आपको मालूम होगा जब वो एक हमारे साहब वो आसफ गफूर साहब जब ISPR में बैठा करते थे, वो इन तमाम चीजों से वैसे लाइलम थे, और ये मुझे जाती तौर पे इल्म है इस चीज का, जो दूसरी साइड पे गेम चल रही थी फैज हमीद साहब वाली साइड पे, और वो उनका राब्ता जैसे आप जानते हैं जिन साथियों के ग्रोह एंकर पर्सन के ग्रोह से था, खबरें फीड करने के हवाले से या अपना नैरेटिव चलाने के हवाले से, तो फैज हमीद साहब फिर दूसरी तरफ आना शुरू हो गए। अच्छा, अब जो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के और शरीफ फैमिली के हुए जो आगे इनको हटाने के हवाले से, पहली मर्तबा फैज हमीद साहब के दौर के अंदर ही ये स्ट्रेटजी तय पा गई थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए हटाया जाना है। ये बात बिल्कुल गलत है, बाद बड़े सीनियर सहाफियों की भी, और ये कि फैज हमीद के बाद शुरू हुआ है और ये नए DGISA के दौर में शुरू हुआ है, उसी वक्त शुरू हो गया था, और ये हकीकत है और ये बताया गया फैज हमीद साहब की तरफ से, लोगों को इन चीजों का पता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आई कि शरीफ फैमिली के जो लोग थे वो बुनियादी तौर पे खिलाफ थे जनरल फैज हमीद के, और वो चाहते थे कि इनको रिमूव किया जाए। ये डिमांड उधर से थी कि जो भी हम करने जा रहे हैं इसमें फैज हमीद के ऊपर वो डाउट करते थे, हालांकि डाउट की कोई जवाब नहीं था। फैज हमीद जिस तरह से ऑर्डर्स मिल रहे थे उसी तरह काम कर रहे थे, और जब कभी जनरल बाजवा को गलतफहमी हुई, फैज हमीद खुद चल के गए उनके सुसर के घर भी, और उनको ये सफाई पेश की और वजाहत पेश की कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, और अगर आप मुझे हटाना चाहते हैं आप बिल्कुल हटा सकते हैं। मैंने बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नहीं कहा, या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं कंटिन्यू करूं एज DGISA, ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से ये चीज बता रहा हूं। तो ये सारा कुछ था, और फैज हमीद बिल्कुल जनरल बाजवा के साथ थे इस सारे प्रोसेस के अंदर, लेकिन शरीफ फैमिली की डिमांड थी कि इनको हटाया जाए क्योंकि वो बहुत कंट्रोवर्शियल थे। हालांकि उन्होंने फैसिलिटेट बहुत किया था शरीफ फैमिली को जेल से निकलने में, पूरे डील के मामलात में, बाहर जाने में, हर चीज में लेकिन साहब शरीफ फैमिली उनके ऊपर इतमाद नहीं करती थी, और बिल्कुल सही नहीं करती थी। साहब उन्होंने जुल्म भी बहुत किया था फैज हमीद ने। तो फैज हमीद ही जो भी जनरल बाजवा की पॉलिसी की उसको लेके चल रहे थे, लेकिन चूंकि अब जनरल बाजवा का जो आगे वाला प्लान था वो शरीफ फैमिली के साथ चलना था, जिसके अंदर किसी हद तक जो स्टेक होल्डर्स दूसरे PDM की दूसरी जमातें भी थी, जरदारी साहब भी थे, मौलाना भी थे। तो जो ये मामला जब चला, जब DGISA को चेंज कर लिया गया, नए DGISA ने कोई ऐसी आप कह लें कि बाद लोग कहते हैं जी एक बड़ी चेंज आई, एक बंदों को हटा दिया, उसको हटा दिया, जिसको भी हटाया, जो भी हुआ, जो पॉलिसी चल रही थी वही चली इंस्टीट्यूशन में। मैं हमेशा आपके सामने
पाकिस्तान आर्मी पे बेजा तनकीद, बेशुमार तनकीद करता हूँ, बेजा तो नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड तनकीद होती है, लेकिन ये है कि ये चीज मानने में मुझे कोई वो नहीं है कि एक अदारे हैं, एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक पॉलिसी होती है, गलत पॉलिसी, हम उस पर तनकीद करते हैं। तो ये नहीं होता कि वो फैल अमीर को डाल दिया तो नवे ने आके ये कर दिया, बिल्कुल जो चल रहा था वही चलता रहा, सिर्फ बंदे को चेंज करने की एक ख्वाहिश थी चंद लोगों की, वो इंप्लीमेंट हुई। और उसके बाद जो अगला मरला है, अब ये वाली बात यहां पे वो मौका आता है जब मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक जनरल कमर जवेद बाजवा और DGISI ने मिलकर सियासतदानों को, यानी कि टॉप ये लोग जो जरदारी साहब और इनसे कहा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए इमरान खान के खिलाफ। पहले से मामला चल रहे थे उस तरफ कि इसकी तैयारी की जाए और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो थी वो चल रही थी। साफ ज़ाहिर है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, जरदारी साहब ने भी 2020 में कहा था कि वो कर सकते हैं, उनको ये एतमाद था कि वो मलक रियाज के जरिए या पैसे लगा के या तोड़ तड़ा के लोगों को एक फिगर जो है वो कंपेटिटिव कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल फिगर जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून की कोशिशों के बावजूद भी नहीं था। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ ISI के कहने पे जाना था, सबको पता है झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी बात पे यकीन करेंगे, जितने लोग आपको बता रहे हैं कहानियां, सब झूठ बोल रहे हैं जानबूझ के, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा बयानिया जो ISI का आज का नैरेटिव है वो बेचने के लिए, सबको पता है। बलोचिस्तान से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको जितने मर्जी आप पैसे लगा देते, जब तक उनको ISI ना कहती उन्होंने नहीं जाना था। तो अब वो नंबर गेम पूरी करने के लिए साफ ज़ाहिर है कि वो मामला उनके CBMs और डिस्कशंस चल रही थी। और ये जो मीटिंग जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, ये मैं नहीं रिपोर्ट कर रहा, वो कह रहे हैं कि मीटिंग हुई और उसमें ये कहा गया कि आप लेके आए, और उसके बाद अच्छा ये सारा कुछ हुआ, वो आपके सामने है, तारीख का हिस्सा है। मैं आखिरी पहलू जो मैंने आपसे वादा किया मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली जो 26 मार्च 2022 की मीटिंग है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प मीटिंग है और इसका बड़ा तज़किरा हो रहा है और इसके बारे में भी लोगों को पता है। और सब सारे लोग झूठ बोल रहे हैं उस हवाले से, पता होने के बावजूद बड़ा अफसोस होता है जब लोग पता होने के बावजूद झूठ बोलते हैं। ये मीटिंग का बैकग्राउंड आप सुन चुके हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो नहीं कही जा रही, जो मुझे भी पता है, जो सबको पता है, और वो बात क्या है। बैकग्राउंड आपके सामने रख दिया कि जनरल बाजवा ने और DGISI नदीम अंजम ने मिलकर इनको कहा, और ये सारा जो ऑन ग्राउंड जहां से सपोर्ट ISI से चाहिए थी वो ऐसे कर रहे थे, बाकी वो लोग खुद कर रहे थे। ये झूठ बोलते हैं हमने खुद किया था, खुद कर सकते थे, कहां से कर सकते थे। कौन से लोग जो है इतने बहादुर और जरूरतमंद पैदा हो गए थे कि वो ISI ने उनको जिस पार्टी में लेके आए थे उसके कहीं के बावजूद जो है दूसरी तरफ जाना था। इसकी तबीलें बाद लोगों ने पेश की कि जी वो ISI वाले फोन नहीं उठा रहे थे उनका, तो इसलिए उन्होंने कहा भी जो जरदारी साहब कहते हैं वो कर लेते हैं। नहीं, हमें डायरेक्टली पता है, भुट्टी साहब और सरफराज साहब हों या जो भी बाकी लोग, एक एक बंदे के नाम मौजूद है, किन किन से कौन कौन रास्ते में था, कौन कौन ने क्या क्या चीजें कही और उनको शटअप कॉल दे के ISI ने कहा कि आपने ये करना है और उन्होंने फिर वो किया। ये सारी जो डिटेल्स हैं ये सारी जब तय हो गई, सब कुछ हो गया। अब जब इमरान खान जो है, इमरान खान देखें प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जब भी ये साजिश हो रही होती है, बाद लोग ये समझते हैं कि वो खिलाफ हो गए तो वो सामने आके प्राइम मिनिस्टर को आगे सल्यूट ही नहीं करेंगे या कहेंगे हाँ भी तू कौन है। ऐसे नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का सबॉर्डिनेट है आर्मी चीफ, जो भी बात प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करेगा उसको वो करनी ही होगी। ये साजिशें ये बैक एंड के ऊपर कर रहे होते हैं सारी की सारी। यहां से भी बाद गलतफहमी पैदा होती है बाद दोस्तों को, बाद लोगों को, क्योंकि वो उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे फिर उसका हुक्म क्यों मान रहे थे। नहीं नहीं नहीं, साजिश अपनी जगह पे चल रही होती है जो कि खुफिया होती है, जो सामने नहीं लाई जाती। जैसे मौलाना अब नाराज हैं किसी वजह से तो वो सामने लेके आ गए, लेकिन बोल वो सच रहे हैं, साफ ज़ाहिर है। अब उनको डराया धमकाया जा रहा है, मिलाइन किया जा रहा है उन जैसे काबिल एहतराम शख्स को, सिर्फ इसलिए कि उनकी बात आपके अब सूट नहीं कर रही, अब उनको गालियां निकालो, अब उनको बुरा भला कहो। तो खैर, तो अब हुआ क्या, ये सबसे दिलचस्प पहलू है सारी गुफ्तगू का, कि अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं और वो आर्मी चीफ को कहते हैं कि जी ये मामला चल रहे हैं, आप इनको समझाएं बैठ के, और अगर ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला ड्रामा कर रहे हैं ये ना करें तो मैं खुद से रिजाइन कर देता हूं और ये इलेक्शन करवा लें। अब आप बैकग्राउंड ज़हन में रखें जो मैंने आपको बताया है कि ये सारा कुछ जो है ये आपस में मिलजुल के चल रहा है। फौरी करवा रही है ना, उन्होंने शुरू करवाया ना, उनकी रजामंदी से ही, उनकी नोट से ही सारा कुछ हो रहा है ना, और ग्राउंड सपोर्ट फराहम कर रहे हैं बाकायदा। अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया इनसे मिलो, तो अब जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था तो ऑन द रिकॉर्ड मिलना जरूरी था। अगरचे उस मीटिंग को भी खुफिया रखा गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो देख रहे थे ना, अब उनके तो और भी रहे हैं, वो IB के जरिए भी देख रहे हैं, खुद ISI के अफसरों के जरिए भी वो रास्ते में है, वो देख रहे हैं कि ये कहते हैं या नहीं कहते। तो इन्होंने सब लोगों को बुलाया 26 मार्च को। अब देखें
मतलब है कि यार मुझे अफसोस होता है, खुदा की कसम, बाद लोगों की सोच पे भी अफसोस होता है। मतलब जी वहां पे जी बिलावल भुट्टो अड़ गए, उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा आपका ये काम नहीं है कि आप ये बात करें, हम बहुत आगे जा चुके हैं, हम ये पब्लिक में कर देंगे, हम ये कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में मलक अहमद साहब गवाही दे रहे थे कि जी उन्होंने भी सबसे ज्यादा मुखालफत की, ये वो। कोई मुखालफत वगैरह किसी ने नहीं की। मैं आपको बता देता हूँ, हुआ वही था जो ये सब लोग कह रहे हैं। बिल्कुल मुखालफत की थी, लेकिन वो सब ड्रामा था। वो सब का सब कि मैंने पहले आपसे कहा हुआ है काम कि आपने ये काम करना है, और अब मेरे पे मजबूरी बन गई है कि मैंने आपके सामने आके आपको उससे मना भी करना है। तो साफ है कि इशारा पीछे से हुआ था कि इस तरह आएंगे, आप बैठेंगे, हम आपको ये कहेंगे और आपने आगे से इनकार कर देना है। अब जिन लोगों ने इनकार किया उनका आपने जिक्र सुन लिया। किसी ने नहीं कहा था वोट ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस वापस लो या वो करो, उस सारे का सारा प्ले था। जो लोग पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, जो चीजों को जानते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जानते हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जानते हैं, पीटीआई को जानते हैं, इन लोगों को जानते हैं। इस तरह से डीजीआईएसआई और ये आर्मी चीफ बैठ के कहें और ये चीज करनी है, चलो मतलब माना जा सकता है कि इख्तलाफ लोग कर सकते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर इख्तलाफ करना और ये सारा कुछ, आप खुद भी बहुत समझदार हैं बहुत सारे लोग। तो ये वाली चीज मीटिंग बिल्कुल हुई थी 26 मार्च 2022 को, चंद दिन पहले। लेकिन और इसके अंदर कहा था जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि आप वापस लें, ये डिफरेंट मीटिंग है। ये कंफ्यूज भी कर रहे हैं बाद लोग इन दो चीजों को। बिल्कुल कहा था कि वापस लें, बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, ये जहन में रखिएगा। ये जानबूझ के एक ही मीटिंग के ऊपर डाल के तो लोगों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग, ये मीटिंग की एडमिशन बहुत से लोगों से आ चुकी हुई है। तो इस मीटिंग के दौरान ये कहा, लोगों ने इनकार बाकी किया, लेकिन वो इनकार ड्रामा था। तो ये सारा सिनेरियो था मौलाना फजल रहमान के बयान के हवाले से, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है। मैंने पूरी कोशिश की सारी तफसीलात तरतीब से आपके सामने रखूं। बहुत शुक्रिया, देखते रहिएगा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।